गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस सर। यस। हम लोग कंपटीशंस एक्ट के डेफिनेशंस को कवर कर रहे थे और डेफिनेशंस में हम लोगों ने एक्यूसेशंस को समझा और एग्रीमेंट को समझा। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो कंपटीशंस एक्ट में है अब वो है कार्टेल। नाम आपने सुना है, कार्टेल। जानेंगे कंपटीशंस एक्ट इसको लेकर के क्या कहता है और कार्टेल एक्चुअली में होता क्या है, हम इसको कैसे समझते हैं। कंपटीशंस लॉ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे दूसरे देश में जो कार्टेल्स का क्या मतलब है। ठीक है, ये संभवतः 2 लेक्चर्स में ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। आज मैं आधा करूंगा और कल जो है उसको मैं पूरा करूंगा, नेक्स्ट जब क्लासेस होंगे तो उसको पूरा करूंगा। आइए देखते हैं। स्लाइड आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। कार्टेल आपका सेक्शन 2C में डिफाइंड है और पहले ही कहा गया है डिफिनेशंस में कि कार्टेल इंक्लूड, इसका मतलब ये जो मीनिंग है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो इंक्लूसिव फैशन में इसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया, मतलब और भी कुछ हो सकती है। तो कार्टेल इंक्लूड क्या है, क्या इंक्लूड है? एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, एसोसिएशन ऑफ सेलर्स, एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स और एसोसिएशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स हु by agreement among themselves, ठीक है, आपस में एग्रीमेंट करके ये लोग जो हैं, जो एसोसिएशंस बना करके जो करते हैं, क्या करते हैं ये? लिमिट, कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, सेल और प्राइस ऑफ और ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो प्रयास करते हैं एसोसिएशन जो हैं ऑफ प्रोड्यूसर सेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना, ये आपस में जो एग्रीमेंट करके करते हैं वो क्या करते हैं? वो लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर कंट्रोल नहीं कर पा किए हैं कोई बात नहीं, लेकिन कंट्रोल करने का उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, तो प्रयास भी उसमें इंक्लूड है, अटेम्प्ट टू कंट्रोल। व्हाट व्हाट कंट्रोल? तो डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोडक्शंस, सेल और प्राइस, किस चीज का? तो ट्रेड इन गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, दोनों चीजों का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये तो डिफिनेशन हुआ, अब हम लोग समझने की प्रयास करते हैं कि क्या एक्चुअली में क्या है। सुनो आप लोग मेरी बात को अच्छे से, कि जो मार्केट के रूल होते हैं ना, मार्केट्स के जो रूल, वो बहुत सिंपल होते हैं और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो प्राइस होता है वो ईमानदारी से अगर निर्धारित होता है, प्राइस किसी कमोडिटी का या किसी सर्विसेज का, तो वो मार्केट फोर्स से अभिनिश्चित होता है। तो देयर इज ए मार्केट फोर्स
विच डिटरमाइन, अगर मार्केट फोर्स अगर किसी प्राइस को अगर डिटरमाइन करती है तो हम कहते हैं कि हाँ ऑनेस्टली हो रही है। ठीक है। और जो बेनिफिट है इस तरीके से, दैट शुड एक्रू टू दोज हु इनोवेट एंड endeavor टू प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी। और इस तरीके से जब प्राइस ऑनेस्टली पूर्वक मार्केट के द्वारा निर्धारित होती है तो उसमें बेनिफिट्स किसको जाता है? कंज्यूमर को तो जाता ही जाता है, लेकिन अगर हम कॉमर्शियल बेनिफिट्स की बात करें तो उन लोगों के पास में जाती है जो खूब मेहनत करते हैं, दोज हु आर इंडस्ट्रियस, दोज हु एंडेवर, वो इनोवेट करते हैं, नया इनोवेट करके नया नया चीज आपके सामने में देते हैं, अच्छी क्वालिटी का चीज देते हैं, ताकि अगर आप कोई पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस पैसे जो आपने खर्च किया है उससे आप बेस्ट टू बेस्ट किसी चीज को ले सके। तो उसी को कहते हैं कि द बेनिफिट शुड accrue to those who innovate and endeavor to provide the best value for the money। पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम सबको चाहिए कि हाँ बेटा बोलो। सर द स्लाइड इज नॉट विजिबल। ओके, माय स्लाइड इज नॉट विजिबल। only the page part is visible, but your face is visible to us, the slide is not। ओ, माय फेस इज विजिबल टू यू ना? मैं पूरा फुल स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। सर आप दिख रहे हैं, लेकिन आपकी भी बस इमेज ही दिख रही है, मूवमेंट कुछ नहीं दिख रही है। मेरा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है? नो सर, नो सर। अच्छा, बीच बीच में थोड़ा सा होता है सर, बट जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं अभी मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हाँ तो सर वो भी जो है ना हल्का हल्का मूवमेंट है, हो रहा है बीच बीच में तो अटक ये जाती है ऐसे। ये चीजें मेरे आप ही के साथ हो रही है कि सबको ये महसूस हो रहा है? सर सबको, बहुत लोग को हो रहा है, मैक्सिमम लोग के साथ है सर। अच्छा, सबको हो रहा है तो मुझे फिर से ज्वाइन करना चाहिए, हो सकता है क्योंकि आज बैंडविड्थ स्लो हो गया हो। मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, जस्ट होल्ड फॉर ए मिनट। अब मैं विजिबल हूँ आप लोगों को सामने में? यस सर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत इस तरीके के फर्दर आती है तो हमें जरूर से इन्फॉर्म कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सर आप अटक है अभी फिर प्रॉब्लम, दिख रहे हैं जी। कोई फिर प्रॉब्लम आ गया क्या? सर यहाँ कैप्शन आ रहा है कि आप शेयर कर रहे हैं, बट वो शेयर नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा।
कैप्शंस नहीं आर, हो पाएगा। हेलो, आई थिंक देयर इज ए प्रॉब्लम. Sir, you are audible and visible. Only the screen, they are telling the presentation is not visible. नो नो, एट प्रेजेंट आई एम ओनली विजिबल टू यू, आई एम नॉट प्रेजेंट. तो मैं केवल विजिबल हूं आप लोगों को, ठीक Yes, है. sir. The movement is breaking, but you are visible and you are audible. दिस पेन इज शोइंग टू यू, दिख रहा है कलम आपको? Yes, sir. तो ठीक है, ये भी मेरा प्रेजेंटेशन मोड में ही आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये भी एक्चुअली में प्रेजेंटेशन ही है, ठीक है. जब हम चाहेंगे, अभी आपको इस ये दिखाई दे रहा है आपको प्रेजेंटेशन, Yes, sir. तो ये स्लाइड प्रेजेंटेशन है. तो मैं अपने आप को वीडियो मोड में रखा हुआ हूँ, तो इस वीडियो मोड में कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, केवल आपको दिख रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है. तो इट इज नॉट ए इशू, तो इस चीज को समझिएगा आप लोग. तो मैं ये कह रहा था कि इस तरीके से जब मार्केट के द्वारा चीजें जो हैं, प्राइस जो हैं, वो फेयरली रूप से डिसाइड होती है, तो उसका बेनिफिट्स उन इंटरप्राइजेस को जाता है, उन ट्रेडर्स को जाता है जो कि आपकी मनी को अच्छा से अच्छा कीमत दिलाने का प्रयास करते हैं. और वो इसलिए जो प्रोडक्ट आपके सामने में लेके आते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होता है, उसमें वो खूब इनोवेशन करते हैं, नया नया चीज लेके आते हैं, ठीक है. ये तब जब मार्केट जेन्युइनली रूप से काम कर रहा होता है. तो जो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, दैट शुड नॉट बी अंडरमाइंड बाय प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग, where the market participants starts working together instead of competing against each other, है ना. कि जो कॉम्पिटिटिव की जो प्रोसेस है, उसको नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपटीटर्स के बीच में जो है वो एक तरह का अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और बजाय वो एक दूसरे के compete करे, चीजें जो हैं वो स्थिर हो जाए. तो जो इकोनॉमी है, उसको भी फायदा अगर होता है तो तब होता है जब मार्केट में कंपटीशंस जो है वो फेयरली रूप से हो रही है. किसी भी देश की आप इकोनॉमी की बात कर लें, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स थ्रू फेयर कंपटीशंस, and it is only when entities decide to act together instead of competing, a cartel starts functioning. An action like fixing of prices, allocation of market, bid rigging, controlling the supply, or restricting the availability of the product in the market comes out as its consequences. ठीक है. जब इंटिटीज मीन्स कंपिटिटर्स ना होकर के मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो डिसाइड करने लगते हैं एक एग्रीमेंट के तहत, तो कार्टेल फिर काम करना शुरू कर देता है. और फिर इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलने शुरू हो जाती हैं कि जो प्राइस है उसमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में. अक्सर एलोकेशंस को लेकर के वो किसी मार्केट में अवेलेबल रहता है, कभी नहीं रहता है. कब रहता है कब नहीं रहता है, दैट विल नॉट डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर्स एंड बाय द मार्केट डिमांड, बट दैट इज डिसाइडेड बाय द
प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स, जब ट्रेडर्स चाहेंगे कि हाँ अब ये उचित समय है कि अब इसको लॉन्च किया जाए, तभी वो लॉन्च होगा। बिड रिगिंग, कितनी मात्रा में कोई क्वांटिटी, कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में दिखाई दे, कितनी मात्रा में ना हो, मार्केट में वो चीज अवेलेबल हो ना हो, ये सब चीजें फिर एज ए कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिखने को मिल जाता है। कब? जब जो ट्रेडर्स हैं वो एसोसिएशन बना करके काम करना शुरू कर देते हैं आपस में एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, चलिए, तो अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो कार्टेल्स होता है और ये कार्टेल्स का मार्केट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इसके जो बैकग्राउंड में जो मार्केट स्ट्रक्चर है, वो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कार्टेल विथ द मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट जो होता है दो तरीके की, कई तरीके की मार्केट हो सकती हैं, बट मुख्यतः दो तरीके की मार्केट का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। एक आपका मोनोपोली और दूसरा आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, ठीक है। ये जो ओलिगोपोली होता है कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यू प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, तो देयर आर सम प्लेयर विथ लार्ज मार्केट शेयर to an extent that their action and output impact the market price. And these seller can sometimes also act like a monopolist. समझ रहे हैं आप। देखिए, मोनोपोली और ओलिगोपोली में अंतर होता है। मोनोपोली में मार्केट में एक ही लोग रहते हैं, एक ही ट्रेडर्स रहता है। और ओलिगोपोली में क्या होता है कि एक से ज्यादा रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है। तो ओलिगोपोली मार्केट में जिसकी चरित्र यह है कि उसमें प्रोड्यूसर्स कम होते हैं, सेलर्स कम होते हैं, तो कुछ प्लेयर्स उसमें ऐसे होते हैं जिनके पास में मार्केट शेयर्स ज्यादा होते हैं, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कवर करते हैं। ठीक है। और उनकी जो प्लेयर्स की जो आउटपुट कैपेसिटी है, पावर है, वो इतना हद तक ज्यादा होता है कि नाउ they assume the power such that in a manner that their action will decide what would be the impact on the market. So these seller can sometimes also act like a monopolist. तो ऐसे सिचुएशंस में जो सेलर्स होते हैं, they can coordinate their action, or in other words collude in a manner, and that they operate like a single enterprises. ठीक है। तो वो जो चंद ट्रेडर्स थे मार्केट में, वो जब मार्केट को पावरफुल हो जाते हैं, प्रभावित करने लगते हैं मार्केट्स को, तो वो दूसरे जो ट्रेडर्स हैं उसी चीज पे जो डील करते हैं, उसी प्रोडक्ट को जो डील करते हैं, उसको साथ में वो मिल जाते हैं, और उनके जो एक्शंस होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होने लगता है। ठीक है।
और वो सब मिल करके इस तरीके से काम करते हैं जैसे मानो कि वो सब के सब एक सिंगल एंटरप्राइजेस हो, है ना। तो दे स्टार्ट ऑपरेटिंग लाइक ए सिंगल enterprises. The seller then do not compete with each other or make free decision on price and the output. तो ये जो दशा है, ऐसी जो दशा, ऐसी जो फिनोमिनॉन है, ये कहलाता है कार्टेल। मेंबर्स ऑफ द कार्टेल जो होते हैं then sell at the same price and each firm of the cartel would agree to a certain produce volume. तो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स जो होते हैं they enter the cartel arrangement to increase their market power. And the profit maximizing decisions of the cartel is therefore similar to that of monopolist. तो ये क्यों मैं ये बात यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर को लेके आया? आपको मालूम है कि वास्तव में मेरा काम, हम इस एक्ट के काम ये है कि वो मोनोपोली को रोकना, मोनोपोली को रोकना। तो मोनोपोली मार्केट में मोनोपोल है ना, मोनोपोलिस्टिक उसको कहते हैं किस मार्केट में जिसका कि कोई कंपटीटर नहीं होता, वो एकमात्र सिंगल पर्सन होता है। तो ऐसा स्थिति अब देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही कम ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर कि एक मोनोपोलिस्टिक्स दिखता है, वो खास तौर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट ईयर में आप लोगों के साथ करेंगे कुछ नए सब्जेक्ट के साथ में। तो मार्केट में हमें दिखाई देता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है वो ओलिगोपोलिस मार्केट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें कि जो ट्रेडर्स हैं वो उनकी संख्या कम होती है और वो जो एक्शन करते हैं वो उनका एक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। इस तरीके से होता है कि उनको आप समझ सकते हैं कि दे ऑल वर्क लाइक ए सिंगल एंटरप्राइजेस। ठीक है, और काम सब वही करते हैं जैसे कि एक मोनोपोलिस्ट करता है। कार्टेल का डिफिनेशंस क्या है, इस चीज को समझने के प्रयास करते हैं। कार्टेल लैटिन टर्म में इसका मतलब ये इसको कहा जाता है कार्टा। लिटरली मीनिंग होता है इसका कि कोई एक पेपर या कोई लेटर। तो कार्टेल वर्ड जो है इट डिराइव ओरिजिन फ्रॉम लैटिन टर्म कार्टा, लिटरली जिसका मतलब होता है कि कोई एक पेपर है या कोई एक कागज है, लेटर है। अगर इसकी यूजेस की बात करें, ये शब्द की यूजेस की बात करें, तो ये जो कार्टेल है, द यूजेस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 19th century and was understood to mean a written notice or letter. इस टर्म का इस्तेमाल जो है एक रिटन लिखित नोटिस देने में या लेटर, है ना, को देने में होता था। इट बिगेन टू बी यूज्ड टू डिनोट ए अलायंस ऑफ द फर्म। 1800 में इस शब्द का इस्तेमाल जो है फर्मों के अलायंस को लेकर के होने लगा।
ठीक है। Its meaning changed from being used to refer to trade association or union to even trade agreement in 20th century। तो जो अर्थ आपका शुरू में मतलब उसके बाद में ये ट्रेड एसोसिएशंस या यूनियन के रूप में होता था, कार्टेल का मतलब 20वीं शताब्दी तक आते आते तक इसका मतलब जो है ये समझा जाने लगा ट्रेड एग्रीमेंट। पहले एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट ट्रेडर्स से अब ये जाने लगा ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो कार्टेल हैज ए नेगेटिव कोनोटेशन, ये अपने आप में एक नेगेटिव अर्थ लिया हुआ है वर्तमान में, एंड इज फ्रॉन्ड अपॉन बाय लॉ, एंड दिस नेगेटिव कोनोटेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। इसको देखा जाता है कि ये एक तरीके का एग्रीमेंट है जो कि ट्रेड को रिस्ट्रेन करता है फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द पार्टीज इंटरिंग इट। ठीक है, तो कार्टेल इन इट्स सिंपल मीनिंग है ना, का मतलब होता है अरेंजमेंट बिटवीन इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स with common interest to agree to market variables like price, output, technical expertise, knowledge वगैरह वगैरह। तो सरल शब्दों में कार्टेल का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स के बीच में किसी तरीके का अरेंजमेंट है ना, और ये इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स के हित जो होते हैं वो सामान्य हित होते हैं, वो सहमत होते हैं मार्केट वेरिएबल्स को लेकर के। वो मार्केट वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, उनका सामान्य हित जो मार्केट वेरिएबल्स के प्रति एग्रीमेंट को लेकर के होता है, और वो मार्केट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्राइस, आउटपुट, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, नॉलेज। ध्यान से समझिएगा, मैं 4 चीजों को यहां बोला हूं, बाद में लिखा हूं कि एसेट्रा एसेट्रा। तो ये जो प्राइस है, आउटपुट है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स है और ये नॉलेज है, दीज आर द मार्केट वेरिएबल्स। एक जेन्युइन मार्केट में, एक फेयर मार्केट में प्राइस सामान्य नहीं होगा, एक जैसा नहीं मिलेगा, प्राइस में डिफरेंस मिलेगा। प्राइस जो है वो वेरिड होंगे। आउटपुट माने वो किस क्वालिटी का है प्रोडक्ट, उस पर भी आपको वेरिएंस देखने को मिलेगा। उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे में क्या टेक्नोलॉजी है, माने वो प्रोडक्ट किस टेक्नोलॉजी के साथ में काम करता है, उसमें भी वेरिएंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्राइस है, आउटपुट है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है वगैरह वगैरह, ये मार्केट वेरिएबल्स होते हैं। और कार्टेल में जो बिजनेस यूनिट एक दूसरे से जो सहमति होते हैं, वो इन्हीं बातों पर सहमत होते हैं, कुछ इस तरीके से कि कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाए मार्केट में। फिर परिणाम क्या होने लगेगा कि प्रोडक्ट का प्राइस एक जैसा, लगभग आउटपुट एक जैसा, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज भी एक जैसा। लेकिन जो लॉ है अक्रॉस द ग्लोब treat coordination on some of these variables as hard code and make them illegal।
इंटरेस्टिंग बात अब यहाँ से शुरू होती है कि इसको लेकर के और इस कार्टेल को लेकर के अगर लॉ की बात करूं जो कि ग्लोबल लेवल की मैं बात करूं ग्लोबल लेवल पर मैं बात करूं लॉ को लेकर के कार्टेल को लेकर के क्या लॉ है, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो वेरिएबल्स आप देख रहे हैं इनके प्रति जो कोऑर्डिनेशंस करते हैं बिजनेस यूनिट्स, उनमें से कुछ को माना जाता है कि ये हार्ड कोर कोऑर्डिनेशंस है या हार्ड कोर एग्रीमेंट है, और कुछ को ये माना जाता है कि वो हार्ड कोर एग्रीमेंट नहीं है। जो हार्ड कोर एग्रीमेंट है उसको माना जाता है कि वो इलीगल है। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें कि यूएस एंटी ट्रस्ट लॉ, आपको मालूम बताया था कि मैं यूएस एंटी ट्रस्ट लॉ बाद में ये शर्मन एक्ट 1890, तो यूएस एंटी ट्रस्ट लॉ में अगर देखेंगे तो कार्टेल को लेकर के किसी तरीके के डिफिनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन सेक्शन 1 ऑफ द शर्मन एक्ट 1890 में कार्टेल के जो अर्थ दिए गए हैं वो दिए गए विथ वाइड एम्पलीट्यूड, बहुत व्यापक अर्थ में कार्टेल को डिफाइन किया गया है। और इसमें यह भी समझने वाली बात है, मैं यूएस लॉ की बात कर रहा हूं तो ये तो लॉ की बात हुई या लेजिस्लेशन का बात हुआ, वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कार्टेल को लेकर के कैसे ट्रीट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो यूएस का है वो हमेशा से कार्टेल को माना है कि इट इज ए पर सी इलीगल, ये इलीगल है। और ये इलीगल कैसा है? पर सी। आप लोगों में से कोई बताएगा कि जब हम बात करते हैं परसी का, तो परसी का मतलब क्या? परसी का क्या मतलब होता है बताएं। हेलो, कोई है मेरी आवाज को सुन रहा है आप लोगों में से? Yes, sir. परसी का क्या मतलब होता है बेटा? Sir, per se means itself or by itself. ठीक कहा आपने। तो देयर इज नो नीड टू लुक इनटू एनी अदर एलिमेंट, ठीक है। तो इट इज परसी एलीगल। यूरोपियन यूनियन की जो लॉ है उसको लेकर के हम लोग बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन जो है कार्टेल को कॉम्प्रिहेंसिवली रूप से डिफाइन करता है। एंड यूरोपियन यूनियन की जो डिफिनेशंस में अगर हम लोग पाएंगे तो कार्टेल में, है ना, यूरोपियन यूनियन की डिफिनेशंस जो है कार्टेल का, इट इनकम्पासेस द एलिमेंट ऑफ बीइंग इंटर्ड बिटवीन कंपीटिंग फर्म with objective to maximize profit at cost of consumer। तो यूरोपियन यूनियन जब डिफाइन करता है आर्टिकल को तो उसमें ये मानता है कि इसमें एक घटक ये भी है कि कोई कंपीटिंग फर्म आपस में एग्रीमेंट करते हैं इस तरीके से कि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इट रेस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमर। अगर ये एलिमेंट है तो वो कार्टेल है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन का जो डिफिनेशंस है इसी को मैं कह रहा हूं कि ये कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरी, ये वाइड एम्पलीट्यूड का है।
तो जो गवर्निंग लॉ है यूरोपियन यूनियन का, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन, TFEU, it contain a general prohibition on any agreement or concerted practice between undertaking or decisions of the association of undertaking which has its object or effect the preventing restrictions or distortions of the competition and which has an effect on the trade between the European Union members. ये आपका आर्टिकल 101 क्लाज 1 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्लास 103 भी है, 1013 भी है। सर्टेन एग्रीमेंट आर कंसिडर्ड इलीगल and are not likely to be granted the benefit of the exemptions under the article 113. तो 113 में कुछ exemptions दिए गए हैं कि कब कोई एग्रीमेंट जो है वो इलीगल नहीं समझा जाएगा, लेकिन कार्टेल जो है उस एग्जम्पशन से भी फाइंड आउट नहीं होता। तो वो जो एग्रीमेंट है वो क्या है? प्राइस फिक्सिंग, आउटपुट रिस्ट्रिक्शंस, डिवीजन ऑफ मार्केट एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट to equivalent transaction and making the conclusion of the contract subject to acceptance by other party of irrelevant supplementary obligations. ठीक है, तो ये वो एग्रीमेंट है जो कि सेक्शन 101 सब क्लास 3 में भी नहीं देखने को मिलेंगे, और इसलिए ये जो है एग्जम्पशंस में नहीं आते। उसमें इंक्लूड है प्राइस फिक्सिंग, आउटपुट रिस्ट्रिक्शंस, डिविजन्स ऑफ द मार्केट, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन and making the conclusion of contract subject to acceptance by other party of irrelevant supplementary consideration. लेकिन इस तरीके के अरेंजमेंट which have a positive effect on the nature mentioned in 113 वो अलाउड किए गए। तो इस तरीके का अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टी जिसका कि इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है, तो वो एग्रीमेंट जो है वो इलीगल नहीं होंगे। और ऐसे एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन की जो लॉ है वो 101 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत में होंगे। 101 सब क्लॉज 3 ये एग्जेम्पशन है। ठीक है, एक और ट्रेड ब्लॉक है, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। ये जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करता है। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट उस एग्रीमेंट को कहते हैं जो कंपटीटर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो OECD हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट को 2 पार्ट में कैटेगराइज करता है। पहला है जनरल हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और दूसरा है हार्ड कोर कार्टेल। और OECD ये मानता है कि कुछ हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स जैसे कि एग्रीमेंट बिटवीन द कंपटीटर्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, ये वास्तव में बेनिफिशियल होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, और उनका जो प्रभाव होता है वो भी बेनिफिशियल ही होता है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो हैं
वो इलीगल नहीं होंगे ओईसीडी के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो हार्डकोर कार्टेल नहीं है। ठीक है। और 1998 में ओईसीडी में कुछ रिकमेंडेशंस सुझाया गया। तो अकॉर्डिंग टू द 1998 रिकमेंडेशंस जो है, देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट विच हैज बीन एक्सक्लूडेड, है ना। तो 1998 recommendations exclude certain agreement that reasonably related to the lawful realization of cost reduction or output enhancing efficiency from the ambit of the hardcore cartel। अगर फर्म आपस में एग्रीमेंट इस तरीके से करती हैं, मैंने एग्रीमेंट करती हैं जिसका प्रभाव यह होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट है वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और उस प्रोडक्ट की जो आउटपुट इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो जाए, तो इस तरीके की जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट हार्डकोर कार्टेल में हार्डकोर कार्टेल नहीं माना जाएगा। जस्ट होल्ड फॉर ए मिनट। हेलो, कौन? हाँ बोलो, आयुष्मान। तुम थोड़ी देर बाद बात करना मेरे से, ठीक है? ठीक है। तो ये मैं कह रहा था कि 1998 के रिकमेंडेशंस के अनुसार जो है कुछ एग्रीमेंट, कुछ सर्टेन एग्रीमेंट which are reasonably related to lawful realization of the cost reducing and output enhancing efficiencies, इसको जो है हार्डकोर कार्टेल के डेफिनेशन से निकाल दिया गया है। तो these agreement need not therefore be dealt on per se basis and anti-competitive effect, if any, has to be seen in the light of pro-competing effect। मतलब फिर इस तरीके के एग्रीमेंट को परसी बेसिस पर नहीं लिया जाएगा, है ना, बल्कि उल्टा ये माना जाएगा कि अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है तो ये एग्रीमेंट जो है ये प्रो कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। जब हम बात करते हैं कि इट विल नॉट बी डेल्ट विथ ऑन द बेसिस, ऑन परसी बेसिस, दिस मीन्स दैट कि कंपटीशन कमीशन या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज टू प्रूव दैट this such type of the agreement lead to anti competition in the market, उन्हें destroy the competition in the market। तो प्रूफ करने का भार जो है फिर वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में कहूं कि एक जो रीजन्ड असेसमेंट है दिस नीड्स टू बी डन, माने असेसमेंट करके देखना पड़ेगा कि वाकई इस तरीके के एग्रीमेंट से कंपटीशन डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसको पहले इसको माने अपने आप मान नहीं लिया जाएगा कि डिस्ट्रॉय हो रहा है, बल्कि उसको एसेस करना पड़ेगा। तो हार्डकोर कार्टेल जो होता है दूसरी तरफ में, ऑन द अदर हैंड, विल नॉट हैव एनी प्रो कॉम्पिटिटिव इफेक्ट एंड आर कंसिडर्ड पर से इलीगल, and they are seen as the most serious form of the violations of the competitions of the law। और OECD जो है
it treats the prosecution of the hardcore cartel as priority policy objective. तो OECD जो है इस तरीके के हार्डकोर कार्टेल को सीरियसली लेता है, ठीक है। थोड़ा सा अन्य बातों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए, जबकि लगभग इस बात को लेकर के सहमति हो गई है, मैंने कार्टेल की डेफिनेशंस को लेकर के एक सहमति लगभग बन गई है अक्रॉस द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और ये भी नोट किया गया है कि जो डेफिनेशंस है as such does not provide the direction of the enforcement and the implementations of the anti-cartel law. ठीक है। तो ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो डेफिनेशंस है ये कोई इन्फोर्समेंट को लेकर के या इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर के कोई सही सहमति नहीं देता है। तो जहां पर कि मोर एंड लेस देयर इज ए कॉन्सेंसस ऑन द डेफिनेशंस ऑफ द कार्टेल अक्रॉस द इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशंस, ये एक बात है। तो दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि ये जो कॉन्सेंसस से एक निश्चित रूप का डायरेक्शंस नहीं निकल करके आता है कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए, इस एंटी कार्टेल लॉ को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। तो अप्रोच को लेकर के एंटी कार्टेल प्रोविजंस को डील करने को लेकर के जो अप्रोच है ना, वो डिफरेंट देखने को मिलता है डिफरेंट जुरिडिक्शन में। जहां पर कि कुछ जुरिडिक्शन जैसे कि भारत है, इट प्रेफर टू ले डाउन illustratively the list of the kind of the action prohibited in a clear and unambiguous term. Other have a more generalized version that put an overarching rule to not indulge in an arrangement that will prevent them from competing with the competitors. कुछ ऐसे जुरिडिक्शंस हैं, जैसे भारत को देख लिया जाए तो ऐसे जुरिडिक्शंस में माने भारत भी उसमें इंक्लूड है। वो उसने क्या किया है कि तो कौन कौन से प्रोहिबिटेड एक्शंस हैं, माने कौन कौन से एक्शंस हैं जिसको कि प्रोहिबिट किया जाना है, तो उसका एक लिस्ट बना दिया। वो इलस्ट्रेशन के जरिए स्पष्ट कर दिया गया है कि देखिए साहब ये लिस्ट है, these are the such type of the actions and इस तरीके की जो एक्शंस हैं दे आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो वही दूसरी तरफ कुछ दूसरे प्रकार के कुछ दूसरे जुरिडिक्शंस हैं जहां पर इन्होंने इलस्ट्रेटिवली रूप से कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया है, बल्कि क्या किया है कि उन्होंने कार्टेल को डिफाइन किया है विथ वाइड एम्पलीट्यूड, माने व्यापक अर्थों में उसको समझा है और उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया है। तो उनका जो विजन है, उनका जो है ना, उनका जो विजन है कार्टेल को लेकर के, वो जनरलाइज्ड विजन है। उन्होंने कार्टेल को
कार्टेल के प्रति जो नियम है उसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि कैसा भी कोई एग्रीमेंट हो, अगर वो कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करती है तो वो प्रोहिबिटेड होगा, है ना, उसके प्रति प्रतिषेध होगा। तो whether then a particular conduct fall within the ambit of the cartel, prohibition will be decided by the enforcement agencies। तो कोई ऐसे जुरिडिक्शन में अगर कोई कंडक्ट है, क्या वो कार्टेल में आता है या नहीं आता है, इसको डिसीजन करने का काम जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी करेगी। और एक लंबे समय के बाद में these jurisdiction will develop a list of the prohibited conduct that are condemned on the repeated basis and then these act as a reference point। ये जो चीजें हैं वो फिर रेफरेंस पॉइंट्स की तरह काम करने लगेंगे। जबकि ये जो पहला अप्रोच है, इट प्रोवाइड्स द क्लैरिटी। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्लैरिटी समझ में आएगी, ये नीट भी है। लेकिन सेकेंड अप्रोच जो है, इट लीव्स ए एल्बो रूम, माने वो स्पेस देता है, ये स्पेस इन्फोर्समेंट एजेंसीज को देता है कि वो खुद एसेस करें कि कोई कंडक्ट जो है वो कार्टेल है या नहीं है, उसको पनिश किया जाना है या नहीं किया जाना है। ठीक है, जो दूसरी प्रकार का डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है ना, अक्रॉस द ग्लोब एंटी कार्टेल लॉ के प्रति, वो डाइवर्जेंस हमें दिखने को मिलता है एग्जेम्पशंस को लेकर के। माने हर कंट्री ने लगभग ये मतलब इस सहमत हो गए हैं कि ये कार्टेल में ये एग्रीमेंट हैं, फिर उन्होंने उसका एग्जेम्पशंस बना दिया है कि कार्टेल को डिफाइन करते समय में ये कंडक्ट जो है वो एग्जेम्स मतलब ये कंडक्ट जो है वो कार्टेल नहीं माने जाएंगे। तो वो जो एग्जेम्पशंस हैं इसको भी लेकर के हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है अक्रॉस द ग्लोब। और ये जो एग्जेम्पशंस हैं कैसे देखने को मिलते हैं, कैसे हमको डाइवर्जेंस इसमें देखने को मिलते हैं? हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि कुछ जुरिडिक्शन में जो एग्जेम्पशंस है उसको समझा गया है, दे आर गाइडेड, समझा ही नहीं गया बल्कि दे आर गाइडेड बाय द जनरल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ जुरिडिक्शंस जो है, कुछ जुरिडिक्शन में जो एग्जेम्पशंस हैं वो एग्जेम्पशंस जो है उन वो उस देश की जो पॉलिसी है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। Therefore, while exemptions for efficiency, enhancing joint ventures and research and development agreement is common, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जहां पर कि अगर कोई एग्रीमेंट है इफिशियंसी को लेकर के ज्वाइंट वेंचर्स के बीच में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के, ये एग्जम्पशन क्लॉज हर माने कई जुरिडिक्शन में, सभी जुरिडिक्शन में ये कॉमन मिलते हैं लगभग। तो ऐसे भी चीज आपको देखने को मिलेंगे
कि कुछ जुरिडिक्शंस में एग्जेम्पशंस जो हैं एग्रीकल्चरल मैटर को लेकर के है, है ना, कॉर्पोरेटिव्स को मैटर को लेकर के है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को लेकर के है। तो ये जो एग्जेम्पशंस दिया गया है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना, ये पॉलिसी मैटर से डिसाइड होने वाले, ये इनका गाइडेंस जो है उस देश की पॉलिसी मैटर जो है से है, और ये सब देशों में कॉमन नहीं मिलेगी। तो थर्ड लेवल का डाइवर्जेंस जो है इट ऑकर ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट। बहुत सारे जुरिडिक्शंस जो हैं वो हार्डकोर कार्टेल को मानते हैं कि ये पर्सी वायलेशन है, तो वहीं कुछ ऐसे भी जुरिडिक्शंस हैं जहां पर कि उसको पर्सी वायलेशन नहीं मानते हैं, बल्कि क्या होता है कि ये देखा जाता है कि इस एग्रीमेंट का इफेक्ट क्या है। अगर उसका इफेक्ट जो है कंपटीशंस को रिड्यूस करता है तो फिर वो कंडक्ट जो है हार्डकोर माना जाएगा, अगर नहीं करता है तो नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बात है कि ये डिफरेंसेस अपनी जगह डिफरेंसेस तो है ही है अप्रोच को लेकर के अक्रॉस द ग्लोब, उसके बावजूद भी एक कॉमन कंसेंसस है सभी देशों में, सभी जुरिडिक्शंस में। वो कॉमन कंसेंसस ये है कि जो कार्टेल हार्डकोर नेचर के होते हैं वो कार्टेल प्रोहिबिटेड किए जाएं। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं, थैंक यू। आप लोग लीव कर सकते हैं। रुक जाइए, अभी मत लीव मत कीजिए, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ तब। ठीक है, अब आप लीव कर सकते हैं।